अगले पैनल के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रामकरण चौरसिया जी को, जो कि आरकेसी बनाना ग्रुप के चेयरमैन हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए रामकरण चौरसिया जी का। इसके अलावा मैं चंद्र प्रकाश गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूँगी स्टेज पर, जो कि एमडी हैं एका इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के, और स्टेज पर अपने सहयोगी बसंत को भी आमंत्रित करना चाहूँगी ताकि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और एक सार्थक चर्चा आपके सामने रखी जाए। आरकेसी बनाना ग्रुप से रामकरण चौरसिया जी हम सभी के बीच में हैं, जिनकी आवाज़ को आज हम सुनेंगे, उनके बिजनेस मॉडल को हम समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आज के लिए और आज के युवाओं के लिए रामकरण चौरसिया जी का क्या विजन है और क्या रोड मैप है। क्योंकि आरकेसी बनाना ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसने कह सकते हैं कि फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र पूरा किया है। एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप से हमारे साथ चंद्र प्रकाश गुप्ता जी मौजूद हैं और मैं एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूँगी चंद्र प्रकाश गुप्ता जी को, जो कि एका इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के एमडी हैं। और हम सभी के बीच में चंद्र प्रकाश जी भी आएंगे और अपने विचारों को साझा करेंगे। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का ये मंच दिल्ली दिल से का कॉन्क्लेव आप सभी के लिए, जहां हम एक पहलू को आप तक पहुंचा रहे हैं और एक सार्थक चर्चा, एक सार्थक विचार आप सभी के बीच में रख रहे हैं। दिल्ली दिल से कॉन्क्लेव के एसोसिएट पार्टनर क्यूटी लूड्स एंड ट्रांजिट, विक्टर पुश एंड क्वाड्स, इंटरफेस फार्मास्यूटिकल, आर्था इंफ्रास्ट्रक्चर, एका इलेक्ट्रॉनिक्स, आरकेसी बनाना, सत्कार शॉपिंग और ताविश होम अप्लायंसेस हैं। इसके अलावा पार्टनर्स साईं सेवा संस्थान और बलदेव जी एक सहारा, ये सभी हमारे पार्टनर्स हैं जिनकी वजह से ये कार्यक्रम आज एक सफल आयोजन के तौर पर आप सभी के बीच में आयोजित है। ओवर टू यू बसंत, आगे की चर्चा को बढ़ाएं और पैनल से चर्चा कर एक सार्थक निष्कर्ष निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, क्योंकि ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, क्योंकि समाज में राजनीति का अपना एक अलग योगदान होता है। राजनीति एक नेतृत्व प्रदान करती है किसी भी प्रदेश को, देश को, लेकिन समाज में एक अहम भागीदारिता होती है उद्योग जगत की, जिसमें बात इंफ्रा की कर ली जाए या फिर देश की जीडीपी में ग्रोथ को लेकर कर ली जाए। जिस जगत का सबसे ज्यादा योगदान रहता है जब किसी भी देश की जीडीपी की ग्रोथ की बात आती है, तो सबसे पहली नजर घूमती है तो व्यापारी वर्ग की तरफ घूमती है, औद्योगिक क्षेत्र की तरफ घूमती है। तो औद्योगिक क्षेत्र को लगातार आगे बढ़ाते हुए लगातार हमारे देश में जिस तरीके से तरक्की हो रही है, उसकी बानगी पूरे देश में देखने को मिलती है। हमारे साथ हमारे एसोसिएट पार्टनर हैं, आरकेसी बनाना ग्रुप के चेयरमैन हैं रामकरण चौरसिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस मंच पर। और एका इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के हमारे साथ चेयरमैन है और चंद्र प्रकाश गुप्ता, एका इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन। आपका भी सर बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा चंद्र प्रकाश जी, क्योंकि आपका जो एक बिजनेस है, अब ऐसे में समाज में एक बहुत बड़ा योगदान औद्योगिक क्षेत्र का होता है। राजनीति एक अलग दिशा में काम करती है, राजनीति समाज को एक अलग तरह से गढ़ने का काम करती है, लेकिन बात जब औद्योगिक क्षेत्र की आती है, बात जब औद्योगिक क्षेत्र को लेकर करते हैं, तो समाज को आगे बढ़ाने के साथ साथ देश की जीडीपी में एक बहुत गजब का योगदान किसी क्षेत्र का रहता है, तो वो औद्योगिक क्षेत्र का रहता है। तो चंद्र प्रकाश जी, अपने बिजनेस के बारे में सबसे पहले आप बताइए और किस तरीके से आपका बिजनेस एक छोटे प्लांट से शुरू होकर अब एक बड़े प्लांट की तरफ अग्रसर है, इस बारे में। पहले तो मैं जीटीवी का धन्यवाद करूंगा कि इस मंच पर बुलाने के लिए। जब प्रथम बार जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे, जब 2014 में लाल किले के प्राचीर से जब उन्होंने बोला कि मेक इन इंडिया और क्वालिटी में जाना है, तो उस दिन एक विजन बना कि कुछ करना है, अपने लिए नहीं देश के लिए भी करना है। तो उस टाइम पे हम लोगों ने प्लान शुरू किया और 3-4 साल करते रहे उसको डेवलप। और 2018 में हम लोगों का फर्स्ट प्लांट आया एलईडी टीवी के लिए, जिसमें हम लोगों ने पहले एलईडी टीवी पूरा बना हुआ बाहर से आता था। बिल्कुल। उसमें हम लोगों ने मोल्डिंग बनाया, पूरा पावर प्रेस लगाया उधर, और जितना भी था 2-3 साइज में उधर चालू किया काम। जो 24 to 43 इंच का हम लोगों ने चालू किया और पूरा इंटीग्रेटेड किया, रिमोट, कैबिनेट, मदरबोर्ड सब कुछ इन हाउस किया। उसके बाद 2022 में
एक नोएडा में एक और प्लांट लगाया, जिसका भी उद्घाटन जून में 2022 जून में मोदी जी और योगी जी के कर कमलों द्वारा हुआ। उस प्लांट को 2024 में हम लोगों ने चालू किया और इंडिया में फर्स्ट टाइम होगा जो पावर प्रेस, जो मेटल कैबिनेट अभी तक भी लोग इंपोर्ट करते हैं बड़े साइज के लिए, मगर इक्का खुद अपना ही मेटल कैबिनेट यहाँ बनाता है और पहला प्लांट होगा इंडिया के अंदर जो पूरा इंटीग्रेटेड 24 to 100 इंच तक पूरा बनाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी एक बात है कि मेक इन इंडिया को आप बढ़ावा दे रहे हैं और ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है आज के समय में जब जिक्र हम करते हैं, क्योंकि अब लगातार सरकार भी इस तरफ अग्रसर है कि इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए कि मेक इन इंडिया सारी चीज़ें हों जिससे एक जीडीपी में एक ग्रोथ हो। हमारे साथ हैं आरकेसी बनाना ग्रुप के चेयरमैन रामकरण चौरसिया जी। आपका भी सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जब हम औद्योगिक क्षेत्र की सर बात करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र या फिर किसी बिजनेस से स्टैब्लिश कर लिया जाए या फिर कृषि के क्षेत्र से स्टैब्लिश किया जाए, अब ऐसे में क्योंकि सरकार बढ़ावा लगातार दे रही है, फार्मिंग को भी, कृषि क्षेत्र को लगातार बढ़ावा देने का प्रयास है। अब ऐसे में क्योंकि बनाना फार्मिंग को लेकर आपका जो बिजनेस है वो प्रसिद्ध है, हम जानते हैं कि राष्ट्रीय पटल पर कितने अच्छे से आप काम कर रहे हैं। सर, कहाँ से शुरुआत हुई और आज के समय में आपका जो बिजनेस है वो हम देखते हैं कि एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा है। किस तरीके से सर ये प्रेरणादायक जो स्टोरी है वो आप बताना चाहेंगे? धन्यवाद सर। सबसे पहले जी मीडिया को धन्यवाद, आप लोगों ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा था और दिल्ली में आया। दिल्ली एक शहर है जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो भी दिल्ली ऐसे ऐसे बड़े शहरों में आते हैं और वो जब कोई कुछ नहीं पाते हैं तो पटरी लगा लेते हैं, कहीं भी कुछ भी सामान बेच लेते हैं। हाँ। उसी तरह मैंने भी अपनी जीवन शुरू करी और मैं दिल्ली में पटरी लगाया सबसे पहले, और पटरी लगा के धीरे धीरे मैं आज़ादपुर मंडी में गया, वहाँ का काम शुरू किया। आज मेरे पास कोल्ड स्टोरेज है अपना, तो सब कुछ मैंने यहाँ पटरी से शुरू किया है दिल्ली में। क्योंकि मैं एक नॉर्मल किसान का बेटा था तो एक किसानी भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं थी। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, छोटा सा है उत्तर प्रदेश का बस्ती ज़िला, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा खेती ना होने के कारण फिर मैंने लीज पर खेती लेकर खेती करना शुरू किया, बनाना का ही, केले की खेती। हाँ। तो बहुत सारी जगह कई स्टेटों में मैंने लीज पर लेकर केले की खेती करता हूँ, अभी भी करता हूँ। और कोल्ड स्टोर है, पूरे देश में केले के सप्लाई करता हूँ, बहुत सारे मल्टीनेशनल। और सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप लोगों के ही इसी मंच पर मैं पिछली बार आया था नोएडा के, उसके बाद मुझे मदर डेयरी का काम मिल गया। तो बहुत सारा ऐसा नहीं है, मतलब इस मंच के माध्यम से उन लोगों ने देखा और मुझे बुलाया और मदर डेयरी का काम भी मिल गया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि इस बिजनेस में एक मल्टीनेशनल कंपनी काम करती हैं। लेकिन मदर डेयरी से मैं बहुत दिनों से जुड़ना चाहता था, लेकिन आप लोगों के चैनल पर आने के बाद उन्होंने समझा और मुझे वो काम दिया। हम यही चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो तरक्की करे, क्योंकि किसी भी देश के जीडीपी में जब योगदान होता है तो औद्योगिक क्षेत्र का विशेषकर जिक्र होता है। चाहे वो बात किसी छोटे बिजनेस को लेकर कर ली जाए, चाहे वो बिजनेस इलेक्ट्रिकल्स का हो या फिर कृषि क्षेत्र का, हर एक बिजनेस की एक अपनी पहचान है और सब अपनी अपनी तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, समाज में एक योगदान रहता है। अब जीडीपी के चक्र को घुमाने में सबका अपना अलग योगदान होता है। तो ऐसे में रामकरण जी, जब ये बिजनेस आपने स्टार्ट किया, क्योंकि हम देखते हैं कृषि के क्षेत्र में अमूमन यही देखने को मिलता है कि परंपरागत खेती हम देखते हैं। जब किसी किसान से अगर आप बात कर लें, नॉर्मली किसी गांव में अगर आप जाएंगे तो 80 से 85% देखने को यही मिलता है कि परंपरागत खेती की तरफ किसान रहते हैं। अनाज, धान और जो है वो चावल की खेती होती है, ये देखने को मिलता है। लेकिन बनाना फार्मिंग आपका है थोड़ा सा उससे हटके, इसे लेकर कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? और शुरुआती दौर में जैसा कि आपने कहा कि पटरी लगाने का काम भी राजधानी में आपने किया, दिल्ली में किया, क्या क्या चैलेंजेस रहे सर? सर, मैंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे। पटरी पर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिस पर हम पिछली बार हम लोग बात कर चुके हैं। और रही बात किसान की, सबसे बड़ा चैलेंज तो किसान का है। जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते इसी में 4 से 5 दिन लगातार बारिश हुई दिल्ली में, लगातार। तो जो फल और सब्जी का कारोबार होता है, ये रोज की मर्रा की ज़रूरतें होती हैं, लेकिन इसकी बिक्री बहुत कम हो जाती है। चूँकि जितनी रोज की खपत होती है लागत के हिसाब से, हर व्यापारी उतना स्टोर करके चलता है, लेकिन खपत तुरंत कम हो जाती है
खाने वाले वही होते हैं, लेकिन खपत कम हो जाती है चूंकि लोग बाहर कम निकलते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे व्यापारियों के बहुत तगड़ा नुकसान होता है। और इतना नुकसान होता है, जैसे ये तो सब्जी और फल अगर आज नहीं बिका तो कल खराब हो जाएगा, कोई उसको लेता नहीं है, उस दाम पे नहीं लेता है, बहुत कम रेट में लेता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे देश में अभी बहुत कम कोल्ड स्टोरेज हैं। सरकार को इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। सब्सिडी है, बहुत सारा कुछ है, लेकिन बहुत सारा इस पे चुनौती है, क्योंकि जब तक ये फल और सब्जियां खराब होना नहीं बंद होंगी तब तक हमारे देश की महंगाई कम नहीं होगी। क्योंकि आप देखते होंगे 20% सब्जी और फल किसान के निकलने के बाद और मंडी और कंज्यूमर के हाथ में जाते जाते 20% सब्जी और फल खराब हो जाते हैं। अगर हम उसे सेव कर ले गए तो 20% तो वैसे ही बचत हो जाएगी हमारी, लेकिन वो हो नहीं पाती है। कहीं ना कहीं हम लोग उस पर, सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 20% अगर आपकी सब्जी और फल खराब हो जाए तो कितना आप समझ सकते हैं कितना नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। किसान का भी यही हाल है। किसान की जब फसल तैयार होती है और उस बीच में ऐसे 4-5 दिन बारिश हो जाए, जैसे अभी जो बारिश हुई है, इसी तरह महाराष्ट्र में भी बारिश हो रही है। केला इस टाइम महाराष्ट्र और गुजरात का आ रहा है सबसे ज़्यादा, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से वहाँ एक मक्खी का निशान आ जाता है। जैसे आप देखते होंगे केले पे कि मक्खी का निशान जैसा हो जाता है, तो केला वो गंदा लगने लगता है। लगातार बारिश होने की वजह से वो किसान उससे बहुत उसमें दवा छिड़काव कर नहीं पाता है, क्योंकि जो दवाइयाँ आती हैं वो सूखे पे ही छिड़काव होंगे। अगर वो अभी दवा छिड़काव कर देंगे, 2 घंटे बाद बारिश हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा उसका असर, तो उस पर मक्खी जैसा निशान आ जाता है, लाली आ जाती है। ऐसे किसान की बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। किसान की भी वही चुनौतियाँ हैं, यहाँ व्यापारी के पास आने के बाद भी वही चुनौतियाँ हैं। बिल्कुल। तो चंद्र प्रकाश जी, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि सर आपका इलेक्ट्रिकल्स का बिजनेस है और इका इलेक्ट्रिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तरक्की की बुलंदियों पर लगातार आगे बढ़ रहा है। तो सवाल सर मेरा आपसे ये है, क्योंकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा आप दे रहे हैं और आपको इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जब भी कोई बिजनेसमैन होता है, अपने बारे में सोचना तो देखिए एक नॉर्मल सी बात है। कोई भी जब कोई बिजनेस शुरू करता है, एक भाव मन में होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, लेकिन इसी के साथ साथ मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, ये बिजनेस को दूसरे बिजनेस से अलग बनाता है कि एक तरफ आप अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेक इन इंडिया को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मेक इन इंडिया को, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भी ये कहते नजर आते हैं कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये एक देश की जीडीपी में योगदान है, देश की प्रगति में योगदान है। तो सर सरकार की तरफ से, क्योंकि आपका पूरा जो बिजनेस है वो मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने का काम करता है, तो सर सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट अब तक? सरकार की तरफ से 2-3 चीज़ें होनी चाहिए व्यापारियों के लिए। हाँ। एक तो व्यापारी जब टैक्स दे रहा है इतना सारा, तो व्यापारी के लिए कभी कोई सुख दुख भी हो सकता है जीवन में। जब वो सुख दुख होता है तो व्यापारी को बैंक भी दिक्कत कर देते हैं, गवर्नमेंट भी दिक्कत करती है कि टैक्स नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और उसको व्यापारी को एंड में मिला क्या? आज समझो हम लोग 2000 आदमी को डायरेक्ट फैक्ट्री में काम दे रहे हैं, वो मेरा परिवार है 2000 लोग, और इनडायरेक्ट 10,000 लोग काम उसमें, तो वो हम लोगों का एक परिवार है। अगर सपोज करो मेरे को कोई दिक्कत हुई तो सरकार को मेरे को प्रोटेक्ट करके ही चलना चाहिए कि मेरे को कुछ, बिल्कुल, मेरा इंश्योरेंस होना चाहिए मेरी हेल्थ के लिए कभी, क्योंकि व्यापार में 100 तरह के सुख दुख हैं। जैसे सर ने कहा अभी बारिश है तो कभी भी प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा टाइम पे, कभी मटेरियल टाइम पे नहीं जा रहा, कभी कुछ बहुत से चैलेंजेस हैं व्यापार में, तो कभी भी ऊपर नीचे होता है। तो व्यापारी के लिए कुछ ऐसा, सरकार कुछ ऐसा करे कि उसके लिए जो जितना टैक्स दे रहा है उसको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट बाद में कुछ ना कुछ उसके लिए हेल्प करे। बिल्कुल। अब ऐसे में, क्योंकि सर जिक्र आपने चैलेंजेस का किया, क्योंकि 2018 से आपने बताया कि आपके प्लांट की शुरुआत हुई, पहले एक प्लांट आपका कुंडली में है और उसके बाद दूसरा प्लांट जो है नोएडा में, तीसरे प्लांट की आप शुरुआत कर रहे हैं। तो सर क्या आपकी ये प्रेरणादायक स्टोरी रही जिससे आपको प्रेरणा मिली कि मुझे ये करना चाहिए, और मेक इन इंडिया को लेकर सर आपके मन में भाव कैसे आया कि मुझे अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, लेकिन मुझे इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसके साथ साथ मेरी देश के प्रति भी एक जिम्मेदारी बनती है? एक्चुअल में क्या है, जो बड़े ब्रांड जितना भी मटेरियल बेचते हैं और इक्का उन ब्रांड के क्वालिटी का मटेरियल
रूरल और अर्बन में जब सस्ता मटेरियल जाता है तो उनकी भी लाइफ अच्छी रहती है सबके लिए। अभी हम लोग 24 इंच से 98 इंच तक टीवी बनाते हैं और वो क्वालिटी वो कर दी है जो क्वालिटी जो बड़े ब्रांड करते हैं, और रीजनल ब्रांड को हम लोग सप्लाई करते हैं सारे। वो रीजनल ब्रांड सस्ता और सुंदर मटेरियल मार्केट में सप्लाई कर रहा है और रूरल और अर्बन का मार्केट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में मार्केट बढ़ता जा रहा है और जाहिर सी बात है इसका बिजनेस पर भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो रामकरण जी, अब क्योंकि आपका जो केले का बिजनेस है, और सबसे पहले सर आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि कभी भी हम कुछ नया करते हैं अपनी ज़िंदगी में, फॉर एग्जांपल मैं अगर कुछ करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे सामने कोई एक ऐसा आइकन हो जिसे मैं ऑब्जर्व करूं और उसके बाद मुझे ये भाव मिले कि मैं इस लाइन में आगे बढ़ सकता हूं। तो सर वो भाव आपकी ज़िंदगी में क्या रहा, और जो प्राकृतिक खेती से अलग आपकी बनाना फार्मिंग है, जैसा कि जिक्र आपने कुछ ही देर पहले किया, जिसके लिए आप जाने भी जाते हैं, तो प्राकृतिक खेती से कितना अलग है सर ये, और इसमें फ़ायदे की और प्रॉफिट की क्या गुंजाइश होती है? सर सबसे पहले तो हम अपने देश के सभी किसान भाइयों को ये निवेदन करना चाहते हैं और पूरे देश की जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उनके दिमाग में ये भर देते हैं कि तुम्हें अच्छी पढ़ाई करनी है और उसके बाद अच्छी नौकरी मिलेगी। बिल्कुल। ये क्यों नहीं भर देते हैं कि अच्छी पढ़ाई करके तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना और अच्छा बिजनेसमैन बनना है, और लोगों को बल्कि रोजगार, जब रोजगार नहीं मिले तब आप नौकरी पे जाइए। पहले आप रोजगार सृजन करने की व्यवस्था खुद करिए। उसका जीता ज़्यादा उदाहरण मैं हूँ। मैं कम पढ़ा लिखा था, फिर भी मैं दिल्ली में आके पटरी लगा के और आप लोगों के बीच में अगर यहाँ बैठा हूँ तो वो एक मेहनत और एक लगन कि कुछ करने की थी। इसी तरह से क्यों नहीं हमारे देश के सभी हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो ये क्यों अपने बच्चों को सिखाते हैं। ये मुझे बहुत दर्द देता है कि आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी पढ़ाई के साथ आपका अच्छा व्यवहार, अच्छा बिजनेस भी आप कर सकते हैं। उनके लिए मतलब रोजगार करने के लिए कभी वो नहीं उकसाते हैं, नौकरी करने के लिए। मेरा मानना है कि जब आपने अपने बच्चों को पहले से दिमाग में दे दिया है कि तुम्हें नौकर बनना है तो वो नौकर का ही दिमाग आ जाता है। ये मैं किसी व्यक्ति का अन्यथा ना कोई ले, लेकिन मेरा अपना मन करता है कि जब हम अपने बच्चों को जो शुरू से सिखाते हैं कि नौकर ही बनना है, मालिक बनने के लिए क्यों नहीं सिखाते हैं? बिल्कुल। क्योंकि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए और पहले मालिक बनने के लिए तैयार कीजिए। जब वो मालिक नहीं बन पाए तो नौकर तो बनना ही है। पर उस पर विचार हमारे देश के सभी बुद्धिजीवी लोग ये करें कि हम अपने बच्चे को नौकर बनाने के बजाय पहले उनको शिक्षा दें कि वो मालिक बने। जब कोई रोजगार बनेंगे तो मालिक बनेंगे। जब हम पहले से तय कर लेते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा और वो नौकरी करेगा तो नौकरी तो नौकर की होती, चाहे जैसी भी हो। बिल्कुल, एक बात आपने सही कही कि यहाँ पर जब कोई भी बच्चा पढ़ता है, लिखता है, तो एक भाव उनके मन में ये होना चाहिए कि क्यों ना हम ही लोगों को रोजगार दें। और रामकरण जी और चंद्र प्रकाश जी हमारे बीच में हैं, जो कि जीता जागता उदाहरण इस बात का भी हैं, जिन्होंने नौकरी की बजाय एक बिजनेस स्टैब्लिश किया और लोगों को नौकरी देने का काम किया। अब ये एक उदाहरण भी सेट करता है। तो रामकरण जी, जैसा कि आपने बताया, ये भाव लोगों के मन में होना चाहिए और बच्चों के मन में भी ये भाव प्राथमिकता के साथ रहना चाहिए कि नौकरी करने से पहले वो ये सोचे कि हम इस लायक बन जाएं कि हम नौकरी लोगों को दे पाएं। तो सर सवाल मेरा आपसे ये था कि क्योंकि बनाना फार्मिंग आपका बिजनेस है और प्राकृतिक खेती से कितना अलग है, अगर कोई इस लाइन में आगे बढ़ना चाहे तो उनके लिए क्या सलाह आप दे सकते हैं? देखिए सर, केला एक ऐसा फसल है जो पूरे देश के लगभग 80% की जगह पे जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे केला हो सकता है। केले का फसल आप केला पैदा कर सकते हैं, उसकी पत्ती का भी यूज है, उसके पौधे का भी यूज है, उसके जड़ का भी यूज है, आप केले का फल का भी यूज है, केले का जो फूल है उसका भी यूज है। मतलब केले के पौधे का एक भी ऐसा चीज़ नहीं है, तना से जड़ से लेकर और जो पैदा हुआ उसका हर चीज़ का यूज है। आप उसके रस को भी यूज कर सकते हैं। जब उसको आप हम लोग एक गांव में होता है जैसे कपड़ा जिससे बनता है, धागा बनता है मतलब जूट का, उसी तरह से इसके तने को जब हम लोग निकालते हैं तो उसका जो रस निकलता है वो भी स्टोर करके हम लोग पेंट वाली कंपनियां सब ले जाती हैं, क्योंकि वो छूटता नहीं है केले का अगर दाग लग जाता है, और बहुत
महंगा बिकता है, लगभग 2200 रुपये क्विंटल आज के रेट में मार्केट में बाजार रेट है। जो उसके तने का जो तना फेंक देते हैं, अगर उस तने को यूज किया जाता है तो वो भी है, उस तने का जो मलबा निकलता है उसको प्रेस करके जब रख दिया जाता है तो उससे दफ्ती बनती है, कागज़ की मोटी वाली जो उससे वो बनती है, मतलब उसका एक एक चीज़ यूज में आता है। उसके धागे से बहुत अच्छी साड़ी बनती है, अंडरगारमेंट बनते हैं जो नेचुरल होते हैं, बहुत महंगा बिकता है। तो ऐसा नहीं है, बनाना की खेती अगर आप करना चाहते हैं और तरीके से करना चाहते हैं और आपके पास सारे साधन हैं, आपने देखा होगा बनाना की खेती के जितने भी चीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें बिहार में एक लोगों ने प्लांट लगाया, वो इसी मेक इन इंडिया के तहत उन्होंने बहुत तरक्की करी है। काम करने की जरूरत है, हमारे नौजवानों को कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत है। आपने अच्छी पढ़ाई करी, अच्छा चीज़ किया, आप नौकरी पे क्यों भागते हैं? आप नौकरी देने पर भागिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बनाना में, मतलब एक भी ऐसी चीज़ नहीं है सर जो उसका फेंका जाता हो, सब यूज में आ जाता है। तो हम लोग जब खेती करते हैं जीवन यापन के लिए, तब हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हमें कभी भी खेती अपनी जो है हमारी खेती, वो जीवन यापन के लिए नहीं करनी है, वो उसको हमको एक चैलेंज के रूप में, रोजगार के रूप में लेनी है। जब हम खेती कभी भी अपना करेंगे, बनाना फार्मिंग हो या कोई भी खेती हो, जब हम उसको रोजगार के सदृश से देखेंगे तभी हम उसमें कामयाब हो पाएंगे। जब हम खेती के दृष्टि देखेंगे, आपने जैसे अभी जिक्र किया, जब धान गेहूं और ये चावल का इसी की खेती हम करेंगे तो ये तो सिर्फ खाने के हिसाब से होगी। जब हम उसे कमाने के हिसाब से भी करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं सभी देश के किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आप जब खेती करिए तो उस खेती से कमाने के लिए करिए, कि जैसे आपका बेटा रोजगार करने जाता है या नौकरी करने जाता है तो ये मान के चलिए कि हम इसको रोजगार की तरह देखते हैं। जो भी खेती करिए वो रोजगार के हिसाब से करिए। बिल्कुल, एक उदाहरण भी आपने सेट किया है कि केवल दूसरे बिजनेस में जाकर ही सक्सेस नहीं पाई जा सकती। जब दिल में हौसला होता है तो जहां पर आप कदम रखते हैं वहीं राह हो जाती है। और ये उदाहरण भी आपने पेश किया है कि कृषि के क्षेत्र में अगर आप अपने आप को स्टैब्लिश कर लें तो केवल आप अपने जीवन को सार्थक नहीं बनाते हैं, बल्कि एक आइकन बन जाते हैं उन लोगों के लिए जिनकी रुचि होती है कृषि क्षेत्र में। और चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ मंच पर लगातार मौजूद हैं, क्योंकि सर एलईडी मैन्युफैक्चरिंग का आपका जो प्लांट है वो हम देख रहे हैं किस तरीके से तरक्की कर रहा है, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन जब सर किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश किया जाता है, जो शुरुआती समय होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए बड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब एक समय होता है कि जब तक हमें फ़ायदा नहीं भी मिलता और हमें लॉस होता है, उस समय उस बिजनेस में बने रहना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिला अभी तक सर आपको? क्या बिजनेस तो जब नया प्लांट कोई भी आता है और नई फैक्ट्री कोई भी आता है, उसको कम से कम 1000 दिन का टाइम लगता ही लगता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और उस 1000 दिन के टाइम में आपको सारे उतार चढ़ाव लाइफ में रहते हैं, जैसे जीवन है वैसे ही फैक्ट्री है। बिल्कुल। अब सर जब आपने ये अपना प्लांट शुरू किया, जैसे कि 2018 में आपने बताया कुंडली से आपने शुरुआत की, उसके बाद एक्सपेंशन बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और मेक इन इंडिया को लेकर आप अपने बिजनेस को जब आके बढ़ाते हैं, तब ऐसे में हो सकता है कि आपको लाभ भले ही कम हो, लेकिन अपने देश को ध्यान में रखना, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाना, ये मैटर करता है। और सर अभी तक इसमें चैलेंजेस जो थे आपने वो तो उनका तो जिक्र किया ही, लेकिन जब आपने एक्सपेंशन किया, क्या एक्सपेंशन में भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिला? मैं बताया ना कि 1000 दिन लगता है, तो एक्सपेंशन के टाइम में रहता ही है, फेस में, फर्स्ट फेस में रहता ही है। और डिमांड डे बाय डे पिक हो रही है। जैसे वो कुंडली में हम लोग का फर्स्ट प्लांट था, वो छोटा प्लांट था, डिमांड ज़्यादा थी। बिल्कुल। फिर दूसरा प्लांट लगाया नोएडा में, अभी डिमांड और भी ज़्यादा है। जैसे अभी एयर कूलर के अंदर हम लार्जेस्ट फैक्ट्री में आ रहे हैं, तो एयर कूलर का एक और थर्ड प्लांट हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है। तो इंडिया का जो ग्रो स्टोरी है वो कंटिन्यू बना ही हुआ है, और मेरे को नहीं लगता कि ये ग्रो स्टोरी ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल, ये 2050 तक चलता ही रहेगा। बिल्कुल सर। और अपने बिजनेस को जब हम आगे बढ़ाते हैं, किसी भी बिजनेस की हम शुरुआत करते हैं,
तो फायदा तो एक सबके मन में होता ही है कि हमें लाभ हो, देश को ध्यान में रखते हुए अपनी जीडीपी में योगदान देना, ये सबसे बड़ी बात है। और आप दोनों जब इस मंच पर मौजूद हैं, एक आइकन भी हैं और एक उदाहरण भी हैं कि जब किसी बिजनेस को शिद्दत से किया जाए, जिस तरफ आप पैर रख देते हैं उस तरफ राह बनना शुरू हो जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जी दिल्ली एनसीआर के मंच पर आप आए और हम यही चाहते हैं कि आपके बिजनेस से देश की जीडीपी में इस तरीके से योगदान होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रामकरण जी आपका भी और चंद्र प्रकाश जी आपका भी।